नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर सर क्विस्ट फोर हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह विज्ञान स्पेशल क्लास है जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और सुपर टेट, टेट और विभिन्न प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जिन जिन एग्ज़ामों में साइंस आती है, उन एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जिस क्लास में हम जीरो लेवल से लेकर के उच्च लेवल तक टॉपिक बाई टॉपिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास को कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड कलर में लिखा होगा वहीं पे, और बगल पे घंटी होगी उसको प्रेस कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और जिससे हमारी ये क्लास डले ना तो आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, तथा सबसे पहले क्लास लेने के लिए क्या करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिएगा और अब दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि ये हमारी क्लास है उन ज़रूरतमंद भाई बहनों के लिए है जो गरीबी के कारण या किसी कारणवश या पैसे की कमी के कारण बाहर जा कर के अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करें, इस क्लास से लाभ ले सकें। तो आज का हमारे चलते हैं, आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त माने होता है ब्लड और सर्कुलेशन मीन्स होता है परिसंचरण और सिस्टम माने तंत्र। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ना, उसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। और जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है ये दो प्रकार का होता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के प्रकार का होता है, दो प्रकार का। रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का, नंबर एक खुले प्रकार का और नंबर दूसरा बंद प्रकार का। जो खुले प्रकार का होता है, जो विभिन्न प्रकार की जीव होते हैं, सपोज जैसे कीड़े हो गए, मधुमक्खियाँ हो गई, कॉकरोच हो गए, कीट पतंगे हो गए, इनमें ब्लड होता है ना, वो क्या होता है, नलिकाओं में नहीं बहता है, वो सीधे चैम्बर के चैम्बर मतलब बहता रहता है, ठीक है। शरीर में बॉडी में फ्लो बहता रहता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, खुले प्रकार का। जो बंद प्रकार का होता है वो विभिन्न प्रकार के चैम्बरों में क्या होता है, ब्लड बहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बंद प्रकार का। जो बंद प्रकार का होता है ना, वो विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हो गए या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हो गए, एनिमल्स हो गए, मनुष्य हो गए, उनमें सभी में क्या पाया जाता है, बंद प्रकार का। तो अब जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जो अंग होते हैं उसमें सबसे नंबर होता है हृदय, फिर दूसरे पे धमनी, फिर सिरा और फिर केशिका। ये चार अंग होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्ट को कहते हैं, हृदय को कहते हैं हार्ट, और आर्टरीज को कहते हैं धमनी, और सिरा को कहते हैं वेन, और कैपिलरी मीन्स केशिका। ये चार अंग होते हैं जो क्या करते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये कैसे चलती है हम आगे चल के आपको सब बताएंगे, ठीक है। याद रखिएगा जो हार्ट होता है इसमें चार कोष्ठक होते हैं, अभी आगे बताएंगे। अब इसका जो कार्य होता है किसका, जो हृदय का कार्य होता है किसका, हार्ट पढ़ेंगे, अब हम हार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसका मुख्य अंग क्या होता है, सब क्या है क्वेश्चन आ जाए कि रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा अंग निभाता है, तो उसको कौन सा है, हार्ट। हार्ट मीन्स हृदय। जो हार्ट होता है वो सब महत्वपूर्ण अंग कार्य निभाता है। तो हार्ट का काम क्या होता है, तो हार्ट का जो काम होता है ना, वो रक्त का अर्थात ब्लड का शरीर के विभिन्न अंगों विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, पंप करना। इसको क्या कहते हैं, पंपिंग कहते हैं। जिस पंप का काम क्या होता है, नीचे से पानी को खींचना। इसी के साथ साथ हार्ट का काम होता है रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे हार्ट। अब विभिन्न प्रकार की जंतु होती हैं, उनमें हार्ट की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अपन लोगों का हृदय एक होता है, इस प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कुछ अलग है, एक से ज़्यादा हार्ट होते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका हार्ट एक होता है उसमें चार भाग होते हैं। किसी का ऐसा हार्ट होता है जिसमें एक हार्ट होती है लेकिन उसमें दो भाग होते हैं, किसी में तीन भाग होते हैं, हृदय एक होता है। तो इसकी हम संख्या देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अब जी क्या है, हृदय, इसमें हृदय की संख्या देखनी है और यहाँ पर चैम्बर देखना है। चैम्बर माने कोष्ठक कितने भाग हैं। तो यदि मनुष्य को देखा तो मनुष्य में हृदय कितने पाया जाता है, एक हृदय होता है, लेकिन उसमें कितने भाग होते हैं, चार। आपने दिल नाम सुना होगा, इस प्रकार दिल बनाते हैं ना, देखिएगा आपने दिल बनाया, ये दिल, तो इसको इस प्रकार से बांट दें, तो इस प्रकार से बांट दें, इस प्रकार से, तो इसमें कितने भाग हो गए, एक दो तीन चार। इसी प्रकार से हार्ट होता है हमारा, तो इसमें कितने भाग होते हैं, चार। तो मनुष्य का हृदय होता है एक, लेकिन उसमें चैम्बर कितने होते हैं, चार। इसी जो मछली होती है ना, मत्स्य, उसमें हृदय एक होता है लेकिन उसके हृदय में कितने भाग होते हैं, दो। इसी को सरीसृप होते हैं ना, सरीसृप जैसे छिपकली हो गया, ग्वाय हो गई,
और विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं जो विभिन्न सर्प वगैरह हो गए, इनके हृदय में होता तो एक है लेकिन उसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। और जो जंतु होते हैं और पक्षी होते हैं, जंतु और पक्षी, उनमें हृदय एक होता है लेकिन उसके कितने भाग होते हैं? 4, जो हमने अपनों को देख लिया। जंतु और मनुष्य में भी एक ही है ये, ठीक है। अब आगे की ओर पढ़ेंगे हम। आगे जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ, उसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं। कितने होते हैं? 8 हृदय होते हैं। अपन में एक होता है मनुष्य में, और केंचुए में कितने होते हैं? 4 जोड़ी, अर्थात 8 होते हैं हृदय। और जो कॉकरोच होता है उसमें हृदय तो एक होता है। जिस प्रकार मनुष्य में 4 भाग होते हैं, कॉकरोच में कितने होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 13 चैम्बर होते हैं। कितने? कॉकरोच में 13 भाग होते हैं। उसका हृदय कितने भाग होता है? 13 कोष्ठक होते हैं। किसमें? कॉकरोच में, याद रखेंगे। अब मनुष्य का हृदय की सोचेंगे हम। मनुष्य का अब हृदय के बारे में पढ़ेंगे पहले, तो इसके बाद सीखेंगे किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है। तो हृदय देख लीजिएगा, ये है हृदय। थोड़ी जूम आउट कर दे अच्छे समझाने के लिए। ये हृदय है। अब इसमें भाग देखने, देखिए हमने बताया हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 1 चैम्बर, 2, और यहाँ पे 3, और ये 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और जो दायां भाग होता है ना, ये एक ये है, और ये 4 भाग होते हैं, ठीक है। इसको पहले हम अच्छे से आपको समझाते हैं, बाद में चित्र देख लीजिएगा। आप हृदय देख लीजिए यहाँ पे पहले। हृदय ये देखिए, ये हमारा सपोज दैट हृदय है। क्या है? हृदय। इसमें कितने भाग होते हैं? 4 हमने बताए। तो इस प्रकार से हृदय को बनाएंगे। तो एक होता है, एक भाग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, और 4। जो ऊपर वाले भाग हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये कहलाता है ऑरिकल। क्या कहलाता है? ऑरिकल। क्या कहलाता है? ऑरिकल। देखिए इसको बड़ा सा बनाएंगे तो अब समझ में आ जाएगा। ये 4 भाग हो गए, तो इसको कहते हैं ऑरिकल। क्या कहते हैं? ऑरिकल, ठीक है। और जो होता है नीचे वाले भाग होते हैं ये दोनों, इसको कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। कहने का तो ऊपर ऑरिकल माने आलंद, ऊपर वाला एक जे है, ये दोनों होते हैं आलंद, और नीचे वाले क्या होते हैं? ये निलय। तो ये होता है दायां वाला भाग, राइट, और जो होता है लेफ्ट, बायां भाग होता है। तो जो दायां आलंद और बायां आलंद, दायां निलय, बायां निलय, नीचे होते हैं वेंट्रिकल, नीचे होता है निलय। तो नीचे होते हैं निलय, दायां निलय, बायां निलय। ऊपर होते हैं, क्या होते हैं? ऑरिकल, अर्थात आलंद, दायां आलंद, बायां आलंद, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें समझिएगा, चित्र में आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा। ये देखिएगा, ये हृदय। तो इसमें क्या होगा? ये क्या हो गया? राइट ऑरिकल, अर्थात दायां आलंद। ये क्या हो गया? लेफ्ट ऑरिकल, अर्थात बायां आलंद। ये लिखा है यहाँ पे, देखिए। तो ये क्या होगा? राइट वेंट्रिकल, अर्थात दायां निलय। और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, अर्थात बायां निलय। तो ये 4 हो गए। तो 4 भाग होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का हृदय कितने चैम्बर में डिवाइड होता है? तो कितने में होता है? 4 में होता है। अब देखिएगा, अभी इसको फिर अब इसको यहाँ पर रहने दीजिएगा, अब आगे चलिएगा थोड़ी। देखिए हमने बताया था ना, आलंद होते हैं 2 और निलय होते हैं 2। ऊपर होते हैं आलंद और नीचे क्या होते हैं? निलय। अब इसके बाद रक्त का परिवहन देखेंगे। रक्त का परिवहन कैसे कैसे होता है, फिर बाद में चित्रों को समझेंगे। तो सबसे पहले रक्त कहाँ पर आता है? अशुद्ध रक्त है सपोज दैट। कहाँ पे? अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त होता है 2 जगह बहता है। नंबर 1 होता है धमनी। क्या होता है? धमनी। और दूसरा होता है सिरा। धमनी को कहते हैं क्या? ऑरिकल। उसको कहते हैं वेंट्रिकल, आर्टरीज और वेन, ठीक है। धमनी को क्या कहते हैं? आर्टरी। और सिरा को कहते हैं वेन। इसको कहते हैं आर्टरी, इसको कहते हैं वेन। तो जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध बहता है। और जो सिरा होता है उसमें अशुद्ध बहता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य, जो आर्टरीज होती है उसमें क्या होता है? प्योर ब्लड बहता है। और जो वेन होती है उनमें कैसा बहता है? इम्प्योर ब्लड। बट लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये अपवाद है। इसी प्रकार से पल्मोनरी सिरा होती है, उसमें ही रहता है कैसा? शुद्ध रक्त। ये एक दूसरे के अपोजिट है। आपको याद रखना, धमनी में क्या बहता है? शुद्ध बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध। सिरा में कैसा बहता है? अशुद्ध होता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध बहता है। अब देखिए कैसे कैसे ब्लड चलता है। ये देखिएगा, सपोज दैट अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त कहाँ पाएगा? सिरा में। सिरा के थ्रू कहाँ पर आया? हृदय में आया। कौन से भाग में? पहले दाएं आलंद में। फिर दाएं आलंद से कहाँ नीचे की ओर गया? दायां निलय में। दायां निलय से क्या हुआ? शुद्धिकरण के लिए गया। शुद्धिकरण के लिए पहुंचा, हृदय के थ्रू कहा कि पल्मोनरी धमनी में जाएगा। हमने पहुंचा, है तो अशुद्ध लेकिन धमनी कौन सी है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी के थ्रू कहाँ पहुंचा? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है? ब्लड का शुद्धिकरण होता है। और जब ब्लड शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, तो क्या होता है? ये ब्लड प्योर हो जाता है तो पल्मोनरी
तो वेन में आ जाता है, सिरा में आ जाता है। और जो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर आता है, फिर दाएं आलिंद में, कहाँ पर आता है, दाएं आलिंद में आता है, सॉरी बाएं आलिंद में, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। इसके बाद कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बायां नले में पहुँचता है, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर कहाँ पर आता है, जब वो क्या हो जाता है, शुद्ध होता है, तो फिर इसके बाद पहुँचता है धमनी में। और धमनी के थ्रू क्या होता है, फिर वो सारी बॉडी में, पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड फैल जाता है। और जैसे ही ब्लड शरीर में पहुँचा, फिर वो सब हो जाता है अशुद्ध। और इसी प्रकार से अशुद्ध हो गया तो फिर इसी प्रकार से साइकिल चलने लगेगी। इस प्रकार से हृदय में 2 बार पहुँचा, क्या बार, 2 बार। देखो एक तो यहाँ पर वो पहुँचा था, दाएं आलिंद में आया, कहाँ पर आया, यहाँ पे आया दाएं आलिंद में, एक बार हृदय में आया। और जब वो शुद्ध हो गया तो शुद्ध के बाद फिर हृदय में आया, यहाँ से फेफड़ों से शुद्ध हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पर हृदय में आया। इस प्रकार से हृदय में क्या बार ब्लड पहुँचा, 2 बार। इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। क्या कहते हैं, द्वि परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लड हृदय से होकर के 2 बार गुजरा है। अब इस चित्र के बारे में समझ, चित्र से आप आसानी से समझ सकते हैं, देखिएगा। ये है रक्त, यहाँ पे अशुद्ध रक्त है, कौन सा ये रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त कहाँ से गया, अशुद्ध रक्त गया किसके थ्रू, पल्मोनरी पल्मोनरी धमनी के थ्रू। पल्मोनरी धमनी से कहाँ पहुँचा, राइट ऑरिकल में पहुँचा, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से फिर नीचे की ओर उतरा दायां नले, और दायां नले के थ्रू फिर इसी प्रकार से कहाँ पहुँचा, ये पल्मोनरी कहाँ के थ्रू, वेन के थ्रू कहाँ पहुँचा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुँचा, फेफड़ों में। और जैसे ही फेफड़ों में पहुँचा तो यहाँ पे ब्लड में क्या आ जाती है, ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन आ जाती है तो ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। और जैसे ही प्योर होता है ब्लड, तो पल्मोनरी किस में पहुँचता है, वेन में, क्योंकि प्योर हो चुका है। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचता है, बायां आलिंद में पहुँचता है। बायां आलिंद से कहाँ पहुँचता है, बायां नले में पहुँचता है। और बायां नले से फिर कहाँ पहुँचेगा, शरीर के विभिन्न भागों में यहाँ से पंप कर दिया जाता है। ये आया, देखिए ये आया ब्लड, पंप कर दिया गया शरीर का। अब जैसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा ब्लड, तो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। फिर इस प्रकार से एक क्रिया होती है, फिर दायां आलिंद में जाती है। इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ से ब्लड गया, यहाँ से ब्लड गया, एक बार हृदय में आया। इस प्रकार से जब शुद्ध हो गया तो फिर ब्लड एक बार यहाँ से आया। इस प्रकार से हृदय के अंदर कई बार ब्लड पहुँचा, 2 बार। इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम या द्वि रक्त परिसंचरण तंत्र। तो क्वेश्चन आता है, मनुष्य में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो द्वि रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इसको चित्र को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये देखिएगा, ये हमारा बताया ऑरिकल होता है, लेफ्ट होता है, और ये होता है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड आता है, इसके थ्रू कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। इसके थ्रू कहाँ पहुँचता है, लंग्स में पहुँचता है। लंग्स के थ्रू जब जी का होता है, प्योर हो जाता है, तो फिर इसके थ्रू अंदर आता है, तो कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है। इसके थ्रू फिर ये पहुँचता है, शरीर के विभिन्न भागों में निकल जाता है। इस प्रकार से यहाँ ब्लड एक बार अंदर आया, यहाँ से एक बार आया, इसलिए 2 बार आया, इसलिए डबल परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो और यहाँ से बॉडी के विभिन्न भागों में पहुँच जाता है। तो आपको ये हृदय समझ में आ गया होगा, हृदय की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, ब्लड कहाँ से होकर गुजरता है, किस किस अंग से होकर गुजरता है, और ब्लड कहाँ पे इम्प्योर होता है। इम्प्योर होता है बॉडी के अंदर, और प्योर कहाँ पर होता है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर प्योर कैसे होता है, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध होता है। तो लंग्स में पहुँच करके क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन आ जाती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। प्योर होने के बाद क्या होता है, फिर बॉडी के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आगे, जो मनुष्य का हृदय होता है ना, वो धड़कता रहता है, उसमें 2 आवाज़ होती हैं, लब और डब, ठीक है, 2 आवाज़ें होती हैं। तो जब धड़कता है तो उसमें क्या होती है, धड़कन उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो धड़कन होती है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हार्ट। कितने बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हार्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप सेकंड में भी निकाल सकते हैं कि एक बार से कितने से, एक बार मतलब कितने सेकंड में निकला, तो 72 का यहाँ भाग दे देंगे 60, एक मिनट में कितने होते सेकंड, 60, तो उसमें क्या 72 का भाग देंगे तो 0.8 कुछ आ जाएगा। तो एक सेकंड में, एक बार में 0.8, कहने का तात्पर्य जो एक बार होता है वो 0.8 सेकंड में धड़कता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो वजन, हृदय का वजन होता है ना, वो जो मेल होता है, मेल पुरुष होता है, उसमें कितना होता है, 350 ग्राम। कितना होता है, मेल में, पुरुष में होता है 350 ग्राम। और जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है, 250 से 350 ग्राम होता है। याद रखना, मेल में अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो मानव का हृदय होता है ना, वो रक्त को क्या करता है, रक्त पहुंचाने वाली धमनी एक मनुष्य में होती है ना, रक्त कहाँ पे बहता है, धमनी से पहुंचता है। तो एक हृदय होता है ना, हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो
एक धमनी ऐसी होती है जिसको हृदय ब्लड पहुंचाता है, उसका नाम क्या है? कोरोनरी धमनी। कौन सा नाम है? हमने एक पल्मोनरी धमनी बताई, आपको यहाँ पर कोरोनरी धमनी याद रखना है। जो हृदय द्वारा ब्लड पहुंचता है कौन सी धमनी में? कोरोनरी धमनी में। और जब वो बहता है तो उस कोरोनरी धमनी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, ब्लड में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? प्रेशर उत्पन्न होता है। प्रेशर उत्पन्न होता है तो हार्ट जल्दी जल्दी धड़कने लगता है। इस कारण इस स्थिति को कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो किस कारण होता है? जब कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, लेवल से कुछ अधिक हो जाती है, उसमें क्या होता है? उस स्थिति को कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो मनुष्य का रक्तदाब होता है ना, ब्लड बहता है तो उसके समय कुछ प्रेशर होगा तभी तो बहेगा। जिस प्रकार से पंप से पानी बहता है, यदि आप शर्ट मतलब पाइप होता है, पाइप के मुँह को थोड़ी दाब लें तो क्या होता है? ब्लड मतलब वाटर होता है काफ़ी दूर तक जाता है, अर्थात उसमें प्रेशर उत्पन्न होता है, कहते हैं प्रेशर बढ़ गया। इसी प्रकार से ब्लड में भी प्रेशर होता है, तभी तो वो क्या होता है? हार्ट यहाँ से लेकर के मतलब थम से लेकर छाती से लेकर के ब्लड सर तक कैसे पहुँचता है? प्रेशर के थ्रू। तो प्रेशर होता है ना ब्लड में, उस प्रेशर उसकी यूनिट महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। कहने का तात्पर्य जो ब्लड प्रेशर अधिकतम हो सकता है कितना? 120 mmHg और न्यूनतम हो सकता है 80 mmHg। यदि इससे कम होगा तो किसको कहते हैं? लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यदि 120 से अधिक पहुंचता है तो हाई ब्लड प्रेशर। और मनुष्य में लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही खतरनाक होते हैं। ठीक है। तो आपको पता याद होना चाहिए कि सामान्य मनुष्य होता है ना, उसका बीपी होता है या ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ये विभिन्न प्रकार के एग्जामों विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है। अब ब्लड प्रेशर भी आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो हमने बताया जो ब्लड होता है ना वो किसमें बहता है? धमनियों में। सपोज दैट ये धमनी है तो इसमें ब्लड बह रहा है, तो धमनी के थ्रू यहाँ की ओर कुछ दाब लगता है और कुछ नीचे की ओर दाब लगता है। नोचब इस प्रकार से धमनी में दाब लगता है कि नहीं? तो धमनी में ब्लड के द्वारा लगाया गया दाब ब्लड प्रेशर या ब्लड बीपी कहलाता है। धमनी में ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है? रक्तदाब या बीपी कहलाता है। ठीक है। और इसकी स्वस्थ मनुष्य में कितनी होती है? 120/80 mmHg। अब जी आप पूछो mmHg क्या है? ये इकाई है। जिस प्रकार से आप आलू 1 किलो लेते तो उसमें 1 किलो क्यों लगाते? क्योंकि किलो मतलब होती है उसकी इकाई। इसी प्रकार से रक्त का क्या होता है? mmHg उसकी इकाई है। तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है ना, स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है? ब्लड की मात्रा होती है, अब आपको पिछली क्लास में बता चुकी है कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। इससे अधिक ब्लड नहीं हो सकता है। इतनी अधिकतम मात्रा स्वस्थ मनुष्य में इतनी लेवल होती है। और ये भी आपको बता चुके हैं हम कि जो ब्लड होता है ना पूरी बॉडी के वेट का कितना होता है? 7% होता है। पिछली क्लास में बता चुके। अब आप जब ब्लड टेस्ट कराने गए होंगे तो बताते नहीं है कि आपका इतना ग्राम ब्लड है, इतना ग्राम। तो उसमें ब्लड की मात्रा नहीं गिनती है, वेट मतलब उसमें की जाती है। उसमें ब्लड में 100 ml ब्लड लेते हैं, 100 ml में देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। आपको हीमोग्लोबिन हम बता चुके हैं, है ना? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक की जाती है। तो 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, ये ब्लड टेस्ट में कराते हैं कि आपका ब्लड इतना है, आपके ब्लड में इतनी है। तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है ना उसमें 12 से 15 ग्राम होता है 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो उस ब्लड में तो उसके ब्लड में क्या होता है? स्वस्थ माना जाता है कि इसमें जो रक्त है वो लेवल का है, नॉर्मल है, कोई कमी नहीं है। यदि 12 से 15 ग्राम होता है स्वस्थ, यदि 12 से कम होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, तो कहते हैं इसको ब्लड की आवश्यकता है। यदि 12 से एक तो अधिक होता नहीं है तो ठीक है। तो इसकी किसकी मतलब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें ये नहीं बताते कि रक्त क्या है, तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बताते हैं। किसकी? हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब आपने देखा होगा ब्लड बैंक होती है विभिन्न प्रकार की, तो उसमें जो ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है, तो उनको जो सुरक्षित रखते हैं ना सिर्फ 1 महीने तक, 1 महीने से ज़्यादा तक ब्लड को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, उसमें क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ होता है, कुछ उपकरण होंगे, कुछ केमिकल होंगे। तो उस केमिकल का कई केमिकल होते हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक है। जैसे सोडियम साइट्रेट हो गया, सोडियम ऑक्जेलेट हो गया, ये रक्त को जमने से क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है। और जो ब्लड होता है ना वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, कौन सा? जिस प्रकार 40 डिग्री होता है सेंटीग्रेड होता है, इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट भी यूनिट होती है। तो रक्त को फ़ारेनहाइट पर क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। और कौन से ताप पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या करते हैं? उसको सेव रखते हैं। कितने महीने के लिए? ओनली 1 मंथ के लिए। और उसको रक्त को जमने से रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ब्लड में क्या मिलाकर रखते हैं? सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट मिला करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु। क्वेश्चन आता है रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखना आयरन पाई जाती है। कौन सी? लोहा।
इसको क्या होता है, आयरन या Fe कहते हैं, इसको फेरस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कृत्रिम ब्लड, आपने देखो जब विभिन्न प्रकार किसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को ए ब्लड की आवश्यकता है और विभिन्न कोशिशों के बावजूद यदि ए ब्लड नहीं मिला तो ब्लड बैंकों में रखा रहता है जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है ब्लड, ठीक है। तो कृत्रिम ब्लड क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के केमिकलों से मिलकर बनाया जाता है, उसका नाम क्या है, फ्लोराकार्बन। क्या नाम है, फ्लोराकार्बन। तो क्या क्वेश्चन आता है कृत्रिम ब्लड का दूसरा नाम क्या है, तो फ्लोराकार्बन। ये इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का वाहन करना। और आपको ब्लड का कार्य तो हम बता ही चुके पिछली क्लास में कि ब्लड का काम क्या होता है, मुख्य रूप से होता है ऑक्सीजन को वहन करना, ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो जो कृत्रिम ब्लड होता है इसका मुख्य कार्य ही होता है ऑक्सीजन को वहन करना, ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लोरा कार्बन। और जब इमरजेंसी होती है, यदि किसी को ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है और उसको नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी केस में ही इस ब्लड का कृत्रिम ब्लड का उपयोग करते हैं, फ्लोरा कार्बन का। नेक्स्ट पॉइंट है जो कृत्रिम हृदय होता है इसका सेकंड नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको कहते हैं जार्विका 7। कृत्रिम हृदय का नाम क्या है, जार्विका 7, ठीक है। और ये प्लास्टिक और एल्यूमिनियम धातुओं से मिलकर बना होता है। किससे, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम धातुओं से। जिसका वेट किसका, उसका तो हम बता चुके, मनुष्य में होता है 350 और फीमेल में होता है 250 से 350, जो मतलब नेचुरल होता है। लेकिन जो कृत्रिम हृदय होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया उसका वजन होता है 350 ग्राम, ठीक है, सॉरी 300 ग्राम। और इसका नाम दूसरा क्या होता है, जार्विका 7। तो इस प्रकार से हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया होगा, आपको आशा करते हैं। और यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप कुछ और नया चाहते हो तो आप ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का हम नया टॉपिक आज चल रहा है हमारा प्रोग्राम रसायन दर्शन। रसायन ये हमारे मंडली भाई साहब, ठीक है। तो रसायन दर्शन में आज हम 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर है कि विद्युत बल्ब होता है ना, ये आपने देखा होगा। तो विद्युत बल्ब में जीवन बढ़ाने के लिए, मतलब वो अधिक समय तक जले, उसके लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो आप सभी को पता है कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो उसका उपयोग करते हैं आर्गन गैस को। हम बता चुके ये अक्रिय गैस है, ये विभिन्न प्रकार की क्रिया नहीं करती किसी भी गैसों से। इसलिए जो बल्ब होता है ना, ये बल्ब, इस बल्ब में ये तार लगा होता है, ये तार होता है टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का होता है तार। तो इससे क्रिया भी नहीं करता है क्योंकि अक्रिय गैस होती है। तो इसमें आर्गन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन गैस हम आपको बता चुके वातावरण में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। इसकी कितनी होती है मात्रा, 78 पॉइंट होती है, ठीक है, 78% होती है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस उत्पन्न प्रयुक्त की जाती है। अब याद रखेंगे आर्गन यहाँ भी दिया है, आर्गन वो भी था, लेकिन यदि आर्गन के स्थान पर अक्रिय गैस आ जाए ना तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अक्रिय गैस। क्योंकि आर्गन की यदि अनुपस्थिति में और दूसरी अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य उन गैसों का प्रयोग करते हैं जो विभिन्न प्रकार से किसी भी धातुओं से या गैसों से क्रिया ना करे। अक्रिय गैसें क्रिया नहीं करती हैं। यदि आर्गन और अक्रिय गैस हो तो उसका ऑप्शन कौन होगा, अक्रिय गैस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौसम विज्ञान संबंधी, कहते हैं कि बारिश होने वाली है या गर्म तापमान होगा या विभिन्न प्रकार के जो मौसम संबंधी सूचनाएं होती है, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के गुब्बारे होते हैं, उनमें गैस भर के उसकी पहचान की जाती थी पहले। तो उसको कौन सी गैस का उपयोग करते थे, तो कौन सी गैस का उपयोग करते थे, हीलियम का। क्या करते हैं, हीलियम गैस का गुब्बारों में भर करके क्या करते थे, विज्ञान संबंधी प्रेक्षणों में प्रयुक्त करते थे, ठीक है। वो आपको नाइट्रोजन गैस बता ही चुके हम। हाइड्रोजन गैस होती है, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस, ये सूर्य होता है ना, सूर्य, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। हीलियम और मीथेन बता चुके, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसी को दलदली गैस कहते हैं, इसी को मार्स गैस कहते हैं, इसी को मीथेन गैस कहती है। और जो ओजोन परत होती है ना, और ओजोन परत होती है, इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्रिय गैस, जी अक्रिय गैस है ना, इनकी खोज किसने की थी, तो ये थी भाई रैमजे भाई साहब। कौन से भाई साहब थे, रैमजे भाई साहब। इन्होंने क्या थी, अक्रिय गैसों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भूपर्पटी। आपने देखा हो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस प्रकार इसमें कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। नंबर ऊपर क्रस्ट, इसको होता है, और इसके बाद होता है मेंटल और फिर होता है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 भाग होते हैं। तो ऊपर क्रस्ट भाग होता है ना, उसी को कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं, भूपर्पटी। तो इसी भूपर्पटी भाग में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी क्या पाई जाती है, तत्व पाया जाता है। तत्व की बात कर रहा, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तत्व कहा जाए तो कौन सा होता है,
एस्टेटीन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? एस्टेटीन। चलिए अब हमारा एक नेक्स्ट हमने आज प्रोग्राम जोड़ा था सेना। तो आप जानते हैं सेना कितनी होती है? थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो हम जानेंगे कि तीनों सेनाएं कहाँ कहाँ कार्यरत होती हैं और इनके प्रमुख कौन है, इनके प्रमुख कौन है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी सबसे पहले आती है जल सेना। जल सेना होती है, इसी को नेवी कहती है। क्या कहती है? नेवी। इसकी जो प्रमुख है ना करमबीर भाई साहब है। कौन है? करमबीर भाई साहब। जो विभिन्न प्रकार के जहाज होते हैं ये यहाँ पर क्या करते हैं, लोग उन्हीं पर रहते हैं, तो इसको कहते हैं जल सेना, जिनके प्रमुख कौन है? करमबीर भाई साहब। और एक होती है हमारी थल सेना। कौन होती है? थल सेना, जिसको हम कहते हैं आर्मी। क्या कहते हैं? आर्मी। इसके प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाणे। तो थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। और तीसरी कौन सी हमारी? वायुसेना। कौन सी है? वायुसेना। इसको क्या कहते हैं? एयरफोर्स। इसके प्रमुख कौन है? भदौरिया भाई साहब। कौन है? भदौरिया भाई साहब। चलिए इस प्रकार से आप इन तीनों को याद रखेंगे, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम और विभिन्न प्रकार से आते रहते हैं। तो आप बताइएगा आपकी क्लास ये कैसी लगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यदि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके हम आपको समाधान करेंगे। थैंक यू सो मच।